प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास के क्रम में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान में लेसन 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें अब हम पढ़ेंगे नर युग्मकोद्भिद का विकास। हमने इसमें पुंकेसर के बारे में पढ़ा, लघु बीजाणुधानियों के बारे में पढ़ा, लघु बीजाणु या पराग कणों के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं पराग कण अंकुरित होकर के किस प्रकार से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। पराग कोश से निकलने से पहले ही पराग कण का अंकुरण शुरू हो जाता है। सबसे पहले ये पराग कण है, ये जो बनाया हुआ है हमने, ये है एक पराग कण। इस पराग कण में जो बाहर की भित्ति होती है, हमने बताया था, उसे कहते हैं एक्साइन। जो अंदर की भित्ति होती है उसे कहते हैं इंटाइन। और ये कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, ये केंद्रक है। सबसे पहले परागकण का केंद्रक नीचे की तरफ इंटाइन के पास आ जाता है। ये केंद्रक यहाँ बीच में था, लेकिन यहाँ पर कहाँ आ जाता है, नीचे की तरफ। अब इस केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, माइटोसिस, जिसमें एक केंद्रक के विभाजन से 2 केंद्रकों का निर्माण होता है। एक बड़ा केंद्रक बनता है तथा एक छोटा केंद्रक बनता है। बड़े केंद्रक को वेजिटेटिव और ट्यूब न्यूक्लियस, वेजिटेटिव वर्धी या नली केंद्रक कहते हैं। वेजिटेटिव वर्धी या ट्यूब नली न्यूक्लियस केंद्रक। बड़े वाला केंद्रक क्या कहलाता है, वर्धी या नली केंद्रक, वेजिटेटिव और ट्यूब न्यूक्लियस। जो छोटे वाला केंद्रक होता है उसे कहते हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस, जनन केंद्रक। अब इन 2 केंद्रकों के बीच में कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। ये कोशिका भित्ति बन जाती है इस प्रकार से। तो ये 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, एक बड़ी कोशिका, एक छोटी कोशिका। बड़ी कोशिका को कहते हैं ट्यूब सेल। ये वाली जो बड़ी कोशिका है, इसका नाम क्या है, ट्यूब सेल, जो देख रहे हो आप। इस ट्यूब सेल में, नली कोशिका में या वेजिटेटिव कोशिका, वर्धी कोशिका में वर्धी केंद्रक या नली केंद्रक होता है। नीचे की तरफ जो छोटी कोशिका बनी है, इस कोशिका को कहते हैं जेनरेटिव सेल, जनन कोशिका। इसमें पाया जाता है जेनरेटिव न्यूक्लियस, जनन केंद्रक। तो इस प्रकार से 2 कोशिकाएं बन गई, वर्धी या नली कोशिका और जनन कोशिका। अब जनन कोशिका इस प्रकार से अपना आकार चेंज करती है और स्वतंत्र होकर के बड़ी वाली कोशिका में ही मुक्त हो जाती है। यहाँ पर देखो, ये जो जनन कोशिका थी, ये कहाँ मुक्त हो गई, इस बड़े वाली वर्धी वेजिटेटिव या ट्यूब सेल नली कोशिका में ही आ गई। ये 2 कोशिकीय अवस्था है, 2 सेल्ड स्टेज, 2 सेल्ड स्टेज। यानी कि यहाँ पर 2 कोशिकाएं हैं, बड़ी कोशिका, वर्धी कोशिका, वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल, नली कोशिका, जिसमें होता है वेजिटेटिव और ट्यूब न्यूक्लियस, वर्धी या नली केंद्रक। और दूसरी छोटी कोशिका जो वर्धी कोशिका में ही है, इसे कहते हैं जेनरेटिव सेल, जनन कोशिका। इसमें होता है जनन केंद्रक, जेनरेटिव न्यूक्लियस। 60% के करीब आवृत बीजियों में जो परागकण होते हैं, वो इन 2 कोशिकीय अवस्था में ही परागकोश से झड़ जाते हैं। यानी कि परागकोश फट जाता है और ये परागकण बाहर मुक्त हो जाते हैं। 60%, 60% आवृत बीजी पौधों में जो परागकण हैं, वो इस 2 कोश की अवस्था में ही परागकोश से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन बचे हुए आवृत बीजी पौधों में ये होते हैं 3 कोशिकीय अवस्था में मुक्त। 3 कोशिका कौन कौन सी होंगी, ये बड़े वाली वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल, वर्धी कोशिका या नली कोशिका।
जो जनन कोशिका थी, जेनरेटिव सेल थी, वो दो नर युग्मकों का, मेल गैमीट्स का निर्माण कर लेती है, एक ये और एक ये। दो नर युग्मक, दो मेल गैमीट्स बन जाते हैं। यानी कि कुल कितनी कोशिकाएं हो जाती हैं? 3 कोशिकाएं हो जाती है। एक वर्धी कोशिका या नली कोशिका, 2 नर युग्मक। तो बचे हुए आवृतबीजी पौधे, लगभग 40% आवृतबीजी पौधों में परागकण पराग कोश से 3 कोश की अवस्था में मुक्त होते हैं। उसके पश्चात जो इंटाइन होती है, अंदर की भित्ति होती है पराग कणों की, वो एक पराग नलिका के रूप में, क्या है? पराग नली या पराग नलिका। इस पराग नलिका के रूप में निकल के आती है और इसमें सबसे पहले वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस, वर्धी केंद्रक या नली केंद्रक नीचे आ जाता है। उसके बाद में 2 नर युग्मक, 2 मेल गैमीट्स आ जाते हैं। तो 3 चीजें हुई, एक वर्धी केंद्रक, उसके बाद में एक नर युग्मक, फिर दूसरा नर युग्मक। ये जो अवस्था बनती है, इस अवस्था को कहते हैं नर युग्मकोद्भिद, मेल गैमिटोफाइट। परागकण जब पराग कोश से मुक्त हो जाते हैं तो ये अपनी जीवन क्षमता या अंकुर क्षमता, वायबिलिटी खत्म होने से पहले ही वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। क्योंकि अगर इनकी जीवन क्षमता या अंकुर क्षमता, वायबिलिटी समाप्त हो गई तो ये बेकार हो जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जो जीवन क्षमता है या अंकुर क्षमता है वो केवल 30 मिनट की होती है। जैसे कुछ अनाज के पौधे होते हैं, गेहूं और धान, उनमें परागकण की जीवन क्षमता या अंकुर क्षमता केवल 30 मिनट होती है। जबकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे रोजेसी कुल, लेग्यूमिनोसी कुल, सोलेनेसी कुल के पौधों में परागकणों की जीवन क्षमता या अंकुर क्षमता, वायबिलिटी कई माह तक बनी रहती है। पराग कणों की जीवन क्षमता तापक्रम, वायुमंडल में टेम्परेचर कैसा है, आर्द्रता यानी कि नमी, ह्यूमिडिटी कैसी है, उस पर भी निर्भर करती है। इसके अलावा यहाँ पर हम एक पॉइंट और जानेंगे। पराग कणों को हम लिक्विड नाइट्रोजन में, द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करके रख सकते हैं, संग्रहित करके रख सकते हैं। जैसे हम बीजों को संग्रहित करके रखते हैं, ऐसे ही पराग कणों को भी द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम संग्रहित कर सकते हैं और इनका फिर उपयोग फसल प्रजनन, क्रॉप ब्रीडिंग प्रयोगों के लिए किया जा सकता है। अभी तक हमने पुष्प के नर जनन भाग के बारे में पढ़ा, पुंकेसर के बारे में, लघु बीजाणुधानी के बारे में, लघु बीजाणु या परागकण के बारे में, परागकण के अंकुरण यानी कि नर युग्मकोद्भिद के विकास के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पुष्प के मादा जनन भाग के बारे में। पुष्प का जो मादा जनन भाग होता है उसे कहते हैं जायांग। जायांग को अंग्रेजी में कहते हैं गाइनोईसियम या स्त्री केसर। स्त्री केसर को कहते हैं पिस्टिल। इसकी एक इकाई को अंडप या कार्पिल कहा जाता है। अंडप या कार्पिल में गुरु बीजाणु मेगास्पोर बनते हैं, अतः इन्हें गुरु बीजाणु पर्ण, मेगास्पोरोफिल भी कहा जाता है। पर्ण का मतलब होता है पत्ती। ऐसी पत्तियां, क्योंकि हमने बताया था कि पुष्प के जो 4 भाग हैं, बाह्य दल, दल, पुंकेसर और अंडप, ये पत्तियों के रूपांतरण हैं। तो ये वो विशेष प्रकार की पत्तियां या पर्ण हैं जिन पर गुरु बीजाणु बनते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं गुरु बीजाणु पर्ण या मेगास्पोरोफिल। तो अंडप को हम गुरु बीजाणु पर्ण भी कह सकते हैं। ये एक अंडप की संरचना है। अंडप का आगे का कुछ फूला हुआ भाग वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहलाता है। जो
पराग कण पराग कोश के फटने पर मुक्त होते हैं वो परागण की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ आ जाते हैं वर्तिकाग्र पर। इसके बाद में ये डंठल नुमा भाग कहलाता है वर्तिका या स्टाइल। उसके बाद नीचे का जो फूला हुआ भाग है इसे कहते हैं अंडाशय या ओवरी। अंडाशय की जो गुहा होती है उसे कहते हैं गर्भाशयी गुहा। ये जो इसकी गुहा है इसका नाम क्या है? गर्भाशयी गुहा, ओवेरियन कैविटी या कोष्ठक लोक्यूल। इस ओवेरियन कैविटी, गर्भाशयी गुहा या कोष्ठक में अपरा या नाड़, प्लेसेंटा या बीजांडासन पाया जाता है। इस बीजांडासन पर बीजांड या ओव्यूल लगे हुए होते हैं। बीजांड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। इन्हें गुरु बीजाणुधानी मेगा स्पोरेंजियम भी कहा जाता है। गुरु बीजाणुधानी वो रचनाएं जिनमें गुरु बीजाणु बनते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? गुरु बीजाणुधानी मेगा स्पोरेंजियम। बीजांड, ओव्यूल, इनसे बाद में बीज का निर्माण होता है और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। एक जायांग में अंडकों की संख्या 1 हो सकती है, केवल एक अंडक हो सकता है। ऐसे जायांग को कहते हैं एकांडपी, मोनोकार्पिलरी। मोनो माने एक, कार्पल एक अंडक। अगर जायांग में केवल एक अंडक है तो इसे कहेंगे एकांडपी, मोनोकार्पिलरी। और अगर बहुत सारे अंडक हैं तो उसे कहेंगे बहुअंडपी, मल्टी कार्पिलरी। मल्टी माने बहुत से, कार्पिल माने अंडक। अगर अंडकों की संख्या जायांग में ज्यादा है तो उसे कहेंगे बहुअंडपी, मल्टी कार्पिलरी। अगर अंडकों की संख्या ज्यादा है, वो अंडक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, फ्यूज हो सकते हैं आपस में, तब उस कंडीशन को कहेंगे युक्तांडपी, सिन कार्पस। सिन माने जुड़े हुए। अगर कंडीशन कौन सी है? मल्टी कार्पिलरी, बहुअंडपी कंडीशन है, तो जो बहुत सारे अंडक मौजूद हैं वो आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? युक्तांडपी, सिन कार्पस। या कभी कभी कुछ पौधों में ऐसा होता है, अगर बहुत सारे अंडक हैं वो जुड़े हुए ना हो करके एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं व्युक्तांडपी या पर्थकांडपी, एपोकार्पस। तो इस प्रकार से ये जायांग या अंडक के बारे में थोड़ी सी बात है। तो अब हम पढ़ेंगे बीजांड, ओव्यूल या गुरु बीजाणुधानी मेगा स्पोरेंजियम की संरचना के बारे में। बीजांड कहाँ होता है? जो अंडक है उसके अंडाशय के कोष्ठक में अपरा या नाड़ या बीजांडासन पर बीजांड लगे हुए होते हैं। कुछ पौधों में केवल एक ही बीजांड पाया जाता है अंडाशय में, जैसे आम है, गेहूं है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें अंडाशय के अंदर कई सारे बीजांड पाए जाते हैं। तो एक बीजांड की संरचना पढ़ेंगे हम। ज़्यादातर बीजांड जो हैं वो एनाट्रोपस होते हैं। 80% पौधों में एनाट्रोपस। एनाट्रोपस का मतलब क्या है? ये जो बीजांड का कैलेजा या निभाग है और भ्रूणकोश है और माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार है, ये तो एक लाइन में होते हैं। और जो फ्यूनिकल डंठल है वो एक साइड में होती है, डंठल इनके पैरेलल है। तो 80% पौधों में बीजांड कैसे होते हैं? एनाट्रोपस। अब एक बीजांड की संरचना पढ़ते हैं। ये बीजांड की डंठल है, फ्यूनिकिल या फ्यूनिकुलस, ये वाली। ये क्या है? बीजांड की डंठल, फ्यूनिकिल या फ्यूनिकुलस। इस डंठल के द्वारा बीजांड अंडाशय के कोष्ठक में अपरा या नाड़, प्लेसेंटा या बीजांडासन के द्वारा साथ जुड़ा हुआ होता है।
इस डंठल का वह बिंदु जिस पर बीजांड जुड़ा हुआ होता है उसे कहते हैं हाइलम। ये पॉइंट जहां पर डंठल से बीजांड जुड़ा हुआ है इसे क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। ये बीजांड का मुख्य भाग है। बीजांड का जो मुख्य ऊतक होता है ये मर्दूतक कोशिकाओं से बना हुआ भाग है, ये वाला, इसे कहते हैं बीजांड काय न्यूसेलस। बीजांड का जो मुख्य ऊतक है ये किसका बना हुआ है? मर्दूतक कोशिकाओं का बना हुआ है, इसे कहते हैं बीजांड काय या न्यूसेलस कहते हैं इसे। इसका ऊपर का भाग क्या कहलाता है? कैलेजा या निभाग, या कई बार चैलेजा भी बोल देते हैं। इसे क्या कहेंगे? निभाग कहेंगे। प्रत्येक बीजांड का जो बीजांड काय है वो प्राय 2 अध्यावरणों के द्वारा ढका हुआ रहता है। ये 1, 1, 2। एक अध्यावरण ये है आउटर इंटेगुमेंट, बाह्य अध्यावरण, ये वाला। इसके अंदर की तरफ आंतरिक अध्यावरण है, इनर इंटेगुमेंट है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीजांड के चारों ओर केवल एक ही अध्यावरण पाया जाता है, जिनमें 2 अध्यावरण होंगे, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, बाहर वाला और अंदर वाला। उन्हें कहेंगे बाईटैगमिक। बाई माने 2 अध्यावरण। ज्यादातर पौधों में 2 अध्यावरण होते हैं, लेकिन जैसे सूरजमुखी है, गेंदा है, उनमें केवल एक ही अध्यावरण होता है, एक ही इंटेगुमेंट होता है। उन्हें कहते हैं यूनिटैगमिक। यूनि माने एक ही अध्यावरण। कुछ ऐसे पौधे भी हैं जैसे लोरेंथस, चंदन, उनमें ये इंटेगुमेंट नहीं पाए जाते, अध्यावरण नहीं पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं एटैगमिक। इस बीजांड काय में एक मुख्य रचना होती है जिसे कहते हैं एंडोस्पर्म या भ्रूणकोश, या इसे कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद, फीमेल गैमेटोफाइट। ये जो रचना दिखाई दे रही है बीजांड काय में, इस रचना का नाम है एंडोस्पर्म, भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद, फीमेल गैमेटोफाइट। अब हम एक फीमेल गैमेटोफाइट की रचना देखेंगे। ये एक भ्रूण कोश है। एंडोस्पर्म या भ्रूण कोश, जिसे कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद। इस भ्रूण कोश में जो चैलेजा या निभाग की तरफ की कोशिकाएं होती हैं वो 3 कोशिकाएं हैं। निभाग की ओर, चैलेजा या निभाग की ओर, जो हमने बीजांड पढ़ा था, बीजांड में निभाग पढ़ा था, निभाग की ओर ये 3 कोशिकाएं होती हैं। इन्हें कहते हैं प्रतिव्यासांत। ये 3 कोशिकाएं हैं, 1, 2, 3, इन्हें कहते हैं प्रतिव्यासांत या एंटीपोडल्स कोशिकाएं कहते हैं। कितनी हैं? 3। इसी तरह से अगर इस साइड में देखें तो नीचे की ये जो 2 कोशिकाएं हैं 1, 2, इन्हें कहते हैं
सहाय कोशिकाएं ये क्या है? सहाय कोशिकाएं। और ये एक कोशिका ऊपर की तरफ, ये कितनी है? 2। ये एग सेल, अंड कोशिका या एग, मादा युग्मक कितनी है? 1। ये क्या है? मादा युग्मक, एग कोशिका, अंड कोशिका, एग सेल, मादा युग्मक। बीच की जो ये बड़े वाली कोशिका है, इस कोशिका को कहते हैं केंद्रीय कोशिका। सेंट्रल सेल। इस केंद्रीय एक कोशिका है, इस कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं, इन्हें कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। पोलर न्यूक्लियाई। तो इस प्रकार से ये एक भ्रूण कोश या एंडोस्पर्म की संरचना है जो बीजांड के बीजांडकाय में पाया जाता है। चैलेजा की तरफ या कैलेजा की तरफ, निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें प्रति व्यासांत एंटीपोडल्स कहते हैं। 1, 2, 3, ये 3 कोशिकाएं हैं। नीचे की तरफ अगर बात करें तो 2 सहाय कोशिकाएं या सिनर्जिड्स, 1, 2 और 1 एग सेल, अंड कोशिका। इन दोनों को मिलाकर कहते हैं एग एपरेटस। अंड उपकरण, एग की हिंदी होती है अंड एपरेटस उपकरण, यानी कि एग सेल और सिनर्जिड्स को मिलाकर क्या कहते हैं? एग एपरेटस कहते हैं। जो सिनर्जिड्स या सहाय कोशिकाएं हैं उनमें पाया जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस तंतु रूप उपकरण। फिलीफॉर्म एपरेटस तंतु रूप उपकरण या समुच्चय कहते हैं। थिकनिंग्स होती हैं, इनमें कुछ मोटाइयां पाई जाती हैं। ये पराग नलिका को मार्ग दिखाने का कार्य करती हैं। इन्हें कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, तंतु रूप उपकरण या समुच्चय। इस भ्रूण कोश की जो बीच की बड़ी कोशिका होती है उसे कहते हैं केंद्रीय कोशिका या सेंट्रल सेल। और इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई। ध्रुवीय केंद्रक। इस प्रकार से इसमें कुल मिलाकर 3, 4, 5, 6, 7 कोशिकाएं होती हैं, 7 सेल्स। और न्यूक्लियस कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 न्यूक्लियाई होते हैं। तो जो प्रारूपी भ्रूण कोश है, एंडोस्पर्म है, उसमें 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है, इन कोशिकाओं के नाम 7 कोशिकाएं हैं और इनमें कुल मिलाकर के 8 केंद्रक हैं। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन के बारे में। गुरु बीजाणु जनन को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। गुरु बीजाणु, गुरु माने बड़ा, बीजाणु मेगास्पोर, यानी कि जो ओव्यूल है, बीजांड है, या जिसे हम गुरु बीजाणु धानी मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, उसके अंदर गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है, मेगास्पोर किस प्रकार से बनता है, इसे कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। साथ ही हम ये देखेंगे कि जो मेगास्पोर या गुरु बीजाणु है उससे भ्रूण कोश, एंडोस्पर्म या मादा युग्मकोद्भिद कैसे बनता है। तो इस हेडिंग में हम गुरु बीजाणु का बनना पढ़ेंगे
और मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का बनना पढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर में आपको बीजांड या ओव्यूल की संरचना बताई थी और उसमें बताया था कि 80% पौधों में जो बीजांड होते हैं वो एनाट्रोपस होते हैं, यानी कि उनमें चैलेजा, निभाग, भ्रूणकोश और बीजांड द्वार माइक्रोपाइल एक लाइन में होते हैं और जो बीजांड की डंठल होती है वो उनके समानांतर होती है। कुछ पौधों में बीजांड जो है ऑर्थोट्रोपस सीधा होता है, उसमें क्या स्थिति है, ये नीचे की डंठल है फ्यूनिकुलस, यहाँ चैलेजा होता है, यहाँ एंडोस्पर्म, यहाँ पर माइक्रोपाइल, यानी कि बीजांड द्वार, भ्रूणकोश और निभाग और डंठल तीनों एक लाइन में होते हैं। ये इधर वाला सिरा हमारा कौन सा है, बीजांड द्वार वाला सिरा है, माइक्रोपाइल वाला सिरा है इधर वाला, और इधर वाला सिरा कौन सा है, निभाग या चैलेजा वाला सिरा है हमारा। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें मेगास्पोर गुरु बीजाणु बनते हैं और उस गुरु बीजाणु से किस प्रकार से मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का निर्माण होता है। जो बीजांड का मुख्य ऊतक होता है वो मर्दूतक कोशिकाओं का बना हुआ होता है, उसे कहते हैं बीजांड काय, न्यूसेलस। बीजांड काय की कुछ कोशिकाएं, प्राय एक कोशिका अपने आप को अन्य कोशिकाओं से भिन्नित कर लेती है, यानी कि वो विभेदित हो जाती है। जो बीजांड काय की कोशिकाएं हैं, मर्दूतक कोशिकाएं हैं, उनमें से एक कोशिका जो होती है माइक्रोपाइल की तरफ, बीजांड द्वार की तरफ जो होती है, वो कोशिका अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है, उसमें जीव द्रव्य घना हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, उसका केंद्रक बड़ा हो जाता है। इस कोशिका को कहते हैं MMC, मेगास्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। इसमें गुणसूत्र होते हैं 2N। कितने गुणसूत्र होते हैं, 2N गुणसूत्र होते हैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जिसमें गुणसूत्र होते हैं 2N। इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस। कौन सा विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से ये 4 गुरु बीजाणु बन जाते हैं। ये क्या है, गुरु बीजाणु, मेगास्पोर, मेगास्पोर। कैसे बने, अर्धसूत्री विभाजन से। गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में गुणसूत्र होते हैं 2N। इन गुरु बीजाणुओं में गुणसूत्र कितने होंगे, N, क्योंकि इनका निर्माण हुआ है अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। तो इनमें गुणसूत्र कितने होंगे, N, ये होंगे अगुणित। तो 4 गुरु बीजाणु या मेगास्पोर बन जाते हैं। ये माइक्रोपाइल वाला सिरा है, ये चैलेजा या निभाग वाला सिरा है। अब इन 4 गुरु बीजाणुओं में से जो माइक्रोपाइल की तरफ के 3 गुरु बीजाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। केवल चैलेजा की तरफ का एक गुरु बीजाणु बचता है, केवल ये बचा। इसे कहते हैं क्रियात्मक गुरु बीजाणु, फंक्शनल मेगास्पोर। गुणसूत्र कितने होंगे, N। केवल ये एक जो चैलेजा की तरफ है, निभाग की तरफ है, वो वाला गुरु बीजाणु बच जाता है। ऊपर के 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। इस क्रियात्मक गुरु बीजाणु को अब हमने बाहर दिखाया है, बना करके होता है इसके अंदर ही है। इसका जो केंद्रक है उसमें पहला समसूत्री विभाजन होता है। पहले समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये 2 केंद्रक बनते हैं, 1, 2, 2 केंद्रक बन जाते हैं।
अब इनमें दोबारा समसूत्री विभाजन होता है। देखो ये हमारा क्रियात्मक गुरु बीजाणु था, गुणसूत्र कितने थे n, एक केंद्रक था इसमें। अब ये केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा दो केंद्रक बना लेता है। अब इन केंद्रकों में फिर से समसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 केंद्रक बन जाते हैं। अब इन केंद्रकों में फिर से समसूत्री विभाजन होता है जिससे 8 केंद्रक बन जाते हैं। इन 8 केंद्रकों में से 2 केंद्रक सेंटर में आ जाते हैं। ये 2 केंद्रक सेंटर में आ जाते हैं, इन्हें कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। ऊपर के 3 केंद्रक 1 2 3 ये 3 केंद्रक बनाते हैं एंटीपोडल्स, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। जो पीछे संरचना समझाई थी, जो ऊपर के 3 केंद्रक होते हैं उनके चारों ओर कोशिका भित्ति बन जाती है। और कौन सी कोशिकाएं बन जाती हैं? एंटीपोडल्स या प्रतिव्यासांत कोशिकाएं बन जाती हैं। अब नीचे की तरफ जो 3 केंद्रक हैं उनसे कोशिका भित्ति बनने पर 2 तो बन जाती हैं सिनर्जिड्स, 2 बनती हैं सिनर्जिड्स, और 1 बनती है एग सेल। ये क्या बनी? एग सेल। ये संरचना पीछे पढ़ा दी गई है तुम्हें। और ये 2 क्या हैं? ध्रुवीय केंद्रक। ये 2 हैं ध्रुवीय केंद्रक। और ये कोशिका क्या कहलाती है? केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल। इस कोशिका को कहते हैं केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल कहते हैं इसे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो फिर से कि ये जो बीजांड है, बीजांड के बीजांड काय में जो मर्दूतक कोशिकाएं, उनमें से एक कोशिका भिन्नित हो जाती है जिसे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। इसमें गुणसूत्र होते हैं 2n। इसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणु मेगास्पोर बनते हैं जिनमें गुणसूत्र रह जाएंगे n। इन 4 गुरु बीजाणुओं में से जो माइक्रोपाइल बीजांड द्वार की तरफ के 3 गुरु बीजाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। निभाग की तरफ का 1 गुरु बीजाणु बचता है जिसे क्रियात्मक गुरु बीजाणु कहते हैं। ये गुरु बीजाणु चेंज होता है काय में? भ्रूण कोश में या मादा युग्मकोद्भिद में। कैसे होता है? इसके केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रक बनाता है। इन 2 से 4 केंद्रक बनते हैं समसूत्री विभाजन से। 4 से 8 केंद्रक बनते हैं। इनमें से 2 केंद्रक बीच में आ जाते हैं जिन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। 3 केंद्रक कोशिका भित्ति निर्माण के द्वारा प्रतिव्यासांत या एंटीपोडल सेल बनाते हैं। नीचे के 3 केंद्रकों से 2 सिनर्जिड कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं बनती है। एक एग सेल या अंड कोशिका बनती है। और बीच की कोशिकाओं को कहते हैं केंद्रीय कोशिका। इस प्रकार से 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाला भ्रूण कोश, एंडोस्पर्म या मादा युग्मकोद्भिद, फीमेल गैमेटोफाइट बन जाता है। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने पुंकेसर की संरचना पढ़ी थी, फिर लघु बीजाणु धानी की। लघु बीजाणु जनन एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कैसे लघु बीजाणु बनते हैं। इसके अलावा नर युग्मकोद्भिद का विकास पढ़ा था, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा इसमें गुरु बीजाणु जनन और भ्रूण कोश का निर्माण, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम यहाँ ये देख सकते हैं कि एक मेगास्पोर मदर सेल गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से केवल एक ही क्रियात्मक गुरु बीजाणु बनता है। और नर जनन तंत्र जो हमने इसका पढ़ा था, नर जनन भाग पुष्प का, उसमें हमने देखा था एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। यहाँ एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से केवल एक ही क्रियात्मक गुरु बीजाणु बनता है। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। धन्यवाद।